राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए सभी लोग, हम लोग लाइव हो गए हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास हम प्रारंभ कर रहे हैं। आगे देखिएगा, सभी विद्यार्थी आ जाइएगा और सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आ जाइए सभी लोग लाइव। ठीक, देखो क्लास को प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने कल उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय देख लिया था। उसी के संबंध में पहले हम कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में हम उत्तर प्रदेश का दूसरा जो टॉपिक है, उत्तर प्रदेश का भौतिक परिचय, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सभी दोस्त आ जाइएगा और देखिएगा। आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं साथ में। मैंने कुछ प्रश्न इसमें लगाए हुए हैं पहले से स्लाइड में, तो आप वो देखिएगा, फिर लगाइएगा उन चीज़ों को। ठीक है। कल के जो हमने प्रश्न पूछे थे, लगभग कुछ विद्यार्थियों ने उसके आंसर दिए हैं, लेकिन सभी विद्यार्थियों ने आंसर नहीं दिए। तो सभी लोग क्या करिएगा, जो भी प्रश्न पूछते हैं उनका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करिए। आ जाइएगा दोस्तों। देखो, कल हम लोग मैंने आपसे ये प्रश्न पूछे थे, है ना। इन प्रश्नों पर मैं आपको छोड़ा था। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों से सीमा लगाता है, राइट। तो आपको ने मतलब कुछ विद्यार्थियों ने बताया था जो हरदोई है वो सर्वाधिक जिलों से सीमा लगाता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। हरदोई क्या करता है, सर्वाधिक जिलों से सीमा लगाता है। और उत्तर प्रदेश का वह जिला, मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी जो थी, वो कितने जिलों से सीमा लगाती थी। एक प्रश्न हमने ये पूछा था आपसे। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, आ जाइएगा, पढ़ते हैं। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। लगभग हमारे 3 मिनट निकल चुके हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारा अधिकतम जो समय है केवल क्लास पर फोकस रहे। ठीक है, जुड़ जाइए सभी लोग। देखो, तो लखनऊ के संबंध में दोस्तों देखेंगे तो लखनऊ आप मैप में भी देख सकते हो। वैसे देखो, ये लखनऊ जैसे बना लीजिए इस तरह से। ठीक है, लखनऊ की सीमा किन किन जिलों से लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ऊपर जो है ना, बाराबंकी सीमा लगाता है, बाराबंकी। ठीक है। और इस तरफ रायबरेली, रायबरेली सीमा लगाता है दोस्तों। और इस तरफ यदि आप देखोगे तो उन्नाव जो है वो सीमा लगाता है, उन्नाव। और दोस्तों इस तरफ आप देखोगे, यहाँ ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ठीक है, मैप में आप देख लीजिएगा एक बार। यानी कि ये है लखनऊ, तो बाराबंकी ऊपर लगा रहा है, रायबरेली लगाता है। और इसके अलावा हम देखें तो उन्नाव, उन्नाव ये लगा रहा है। ठीक। और इसके बाद इधर हरदोई है। ठीक है, हरदोई और सीतापुर, हरदोई और सीतापुर। इस तरफ क्या हो जाएगा दोस्तों, हरदोई हो जाएगा, और इस तरफ क्या है, सीतापुर है, सीतापुर। तो ये थोड़ा प्रश्न आपको ध्यान रखना है, लखनऊ से किन जिलों की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है, इन 5 जिलों की सीमा लगती है, राइट। ये कर लेना है। तो ये हमारा कल का प्रश्न थे जो मैंने आपको अभी सॉल्व करा दिए हैं। और इसको तुम ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों से सीमा लगाता है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो वो आपका हो जाएगा हरदोई। तो केवल हरदोई का आपको ध्यान रखना है। ठीक। अब आपसे ये नहीं पूछा कौन सा जिला लगाता है कौन सा नहीं लगाता है, हरदोई की में से इतना ही कर लेना है। और सबसे कम, है ना, सबसे कम जो सीमा लगाता है वो कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का, तो वो आपका हो जाएगा ललितपुर। ललितपुर जो है वो कितने जिलों से सीमा लगाता है, तो आपको ध्यान रखना है ललितपुर। मैंने वो बताया था ललितपुर के बारे में। ललितपुर एक जिले से सीमा लगाता है, झांसी से, झांसी से। और ललितपुर के बारे में एक विशेषता और थी दोस्तों, कि ललितपुर जो है वो मध्य प्रदेश के 3 ओर से घिरा हुआ है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश के 3 ओर से घिरा हुआ जो जिला है वो कौन सा है दोस्तों, ललितपुर है। ठीक। यहाँ तक हमारी कल चर्चा हुई थी। अब जो ये चर्चा हुई है, इस चर्चा से जुड़े हुए जो भी मतलब प्रश्न हो सकते हैं, उन प्रश्नों को हम थोड़ा लगाते हैं। आप PY फॉर्मेट में आप देख लीजिए इनको, तो आप लगाइएगा, सही विद्यार्थी इनके आंसर करना। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों।
ठीक, देखिएगा। तो आप प्रश्न लगाइएगा, प्रश्न हम पूछते हैं आपसे, तो बता चलिए सभी लोग। कुछ प्रश्न हमने इसमें ऐड ऑन किए हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, बताइए आप। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है, स्क्रीन पर देखिएगा। बताओ इस प्रश्न का आंसर। देखिएगा, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, है ना, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने 1921 में अपनी राजधानी को, है ना, रिक्त स्थान दिया हुआ है, से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। मतलब लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी, उससे पहले क्या राजधानी थी उसके संबंध में बात कर रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, आगरा थी, या देहरादून थी, या इलाहाबाद थी, या कानपुर थी। ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत, है ना, 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। अधिकतर विद्यार्थी आंसर कर पा रहे हैं, ठीक, ऑप्शन सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए राजधानी का इतिहास क्या होता है दोस्तों। तो मैंने बताया भी था आपको कि उत्तर प्रदेश की शुरुआती जो राजधानी थी 1834 में क्या थी, इलाहाबाद थी, ठीक, ध्यान रखना है, इलाहाबाद। उसके बाद दोस्तों 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो गई थी, तो ध्यान रखना, आगरा हो गई थी। और उसके बाद में आपकी देखा जाए तो 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी पुनः इलाहाबाद हो गई थी, पुनः क्या हो गई थी, इलाहाबाद हो गई थी। उसके बाद हमने देखा था 1921 में, 1921 में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी दोस्तों, वो क्या हो गई थी, लखनऊ हो गई थी। क्या हो गई थी, लखनऊ। लखनऊ जो थी वो क्या थी, आंशिक रूप से राजधानी थी, आंशिक रूप से क्या थी, राजधानी। ध्यान रखना, ये बताया था हमने आपको। लेकिन उसके बाद में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी वो 1935 से क्या हो गई, यानी पूर्ण रूप से अगर हम बोलें तो क्या हो गई थी, लखनऊ जो है वो पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई थी, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। तो पूरी राजधानी का इतिहास आपको आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने यहाँ प्रश्न क्या दिया हुआ है कि लखनऊ से पहले, है ना, 1921 से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी। तो आप देख सकते हो 1921 से पहले दोस्तों क्या आ रहा है, तो 1858 से 1921 के मध्य में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी रही है वो क्या रही है दोस्तों, इलाहाबाद रही है। इस आधार पर ये ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, देहरादून का भी, देहरादून किसकी राजधानी है दोस्तों, तो देहरादून आपको ध्यान रखना उत्तराखंड की राजधानी वर्तमान में क्या है, देहरादून है। और कानपुर जो है वो क्या है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी क्या है, कानपुर है, ठीक, ध्यान रखिएगा। और आगरा उत्तर प्रदेश की पूर्व राजधानी है। जब उत्तर प्रदेश का नाम जो था उत्तर प्रदेश नहीं था, उससे पहले क्या थी, आगरा। तो आगरा में बताया ही है 1836 में क्या हो जाती है, उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी, राइट है। इतना आपको कर लेना है, ठीक। तो चारों ऑप्शन हमने क्लियर देख लिए हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अभी जो पढ़ाया गया है एज इट इज़ आपको उसी के हिसाब से क्या है, मैं रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन के साथ में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। बताइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1937 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसे हम किस नाम से जानते थे, ये पूछ रहा है आपसे प्रश्न। दोस्तों इसका आंसर करिएगा आप सभी लोग। 1937 से लेकर के 1950 तक उत्तर प्रदेश को हम किस नाम से जानते थे, ये प्रश्न करना है। मतलब उत्तर प्रदेश के नामकरण के संबंध में ये प्रश्न है, तो बता दीजिएगा उत्तर प्रदेश के नामकरण के संबंध में। ऑप्शन बी आंसर कर रहे हैं, राया राजपूत, तनया राजपूत, ओके। विजय शाह के ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी को लर्न है। साहिल, ओके, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। आपका ये रिस्पांस देखकर बहुत अच्छा लग रहा है ना, अंदर से बहुत खुशी महसूस होती है अगर आप लोग इस तरह से कमेंट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपको सभी को लर्न है, ठीक है। अब एक मिनट क्या करते हैं हम लोग, जो उत्तर प्रदेश का नामकरण है उसको और रिकॉल कर लीजिएगा, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देंगे। तो नामकरण में देख लीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का नामकरण की अगर बात किया जाए या उत्तर प्रदेश की स्थापना की बात किया जाए, तो उत्तर प्रदेश की स्थापना के संबंध में दोस्तों हमने कई सारे बिंदुओं की चर्चा किए थे। उन बिंदुओं को एक बार प्रकाश डाल दीजिएगा, देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1834 में जो उत्तर प्रदेश था वो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। बंगाल प्रेसिडेंसी आपको पता होना चाहिए, बंगाल प्रेसिडेंसी का क्या था, हिस्सा था। देखो मान लीजिए, क्योंकि जब भारत जो था किसका, ब्रिटेन का औपनिवेश था, तब ब्रिटेन की यहाँ पर क्या थी,
3 प्रेसिडेंसियाँ थी, ध्यान रखना, 1834 में। तो एक तो बंगाल प्रेसिडेंसी थी दोस्तों, एक बम्बई प्रेसिडेंसी थी और एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी। तो जो उत्तर प्रदेश था वो किसका हिस्सा था दोस्तों? तो बंगाल प्रेसिडेंसी का। अब ये बंगाल प्रेसिडेंसी से ही अलग हुआ था आगरा प्रेसिडेंसी। आगरा प्रेसिडेंसी, तो आगरा जो प्रेसिडेंसी थी दोस्तों, आगरा प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो आगरा प्रेसिडेंसी कब हुई है? तो 1834 में ही अलग हुई थी, याद रखिएगा। उस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा ही थी, ठीक है, ये हमने देख लिया था। लेकिन इसके बाद में सारा खेल मतलब नामकरण का चेंज होता है। इन 1836 में क्या होता है? उत्तर प्रदेश का जो नाम है वो क्या होता है? उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से हम इसे जानते हैं, उत्तर पश्चिमी प्रांत। यही मैंने तुम्हें कराया था कि उत्तर प्रदेश का शुरुआती नाम क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत था। ओके, इसके बाद दोस्तों मैंने आपको जो बात बताई थी, इसके बाद हमने देखा था 1877 में उत्तर प्रदेश को क्या बोल दिया गया था? उत्तर पश्चिमी आगरा अवध प्रांत। आगरा अवध प्रांत के नाम से हम लोग जानते थे, आगरा अवध प्रांत। ये जो टाइमिंग था वो कितना था? 1877, जबकि 1836 में क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत था, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात किया जाए तो इसका फिर नाम चेंज होता है 1902 में जाकर के। तो 1902 में यह जो उत्तर पश्चिमी प्रांत था इसको क्या बोल दिया गया? आगरा अवध का संयुक्त प्रांत। आगरा अवध का संयुक्त प्रांत। तो आगरा अवध का संयुक्त प्रांत जो था वो उत्तर प्रदेश का नाम कब पड़ा था दोस्तों? तो 1902 में पड़ा था, 19 है ना 2 में, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इन्होंने प्रश्न जो पूछा है दोस्तों वो कहाँ से पूछा है? 1937 से पूछा है। तो इसका मतलब क्या है? लास्ट वाला प्रश्न उन्होंने पूछा है, तो हम देख लेंगे। तो 1937, तो 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम, यानी 1902 से 1937 के मध्य में उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना गया दोस्तों? तो आगरा अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। लेकिन 1937 की यदि बात किया जाए तो 1937 में उत्तर प्रदेश जो है वो क्या हो गया? केवल संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया, संयुक्त प्रांत। तो उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के नाम से जो है वो कब जाना गया है? तो 1937 में। कब जाना गया था दोस्तों? 1937 में जाना गया था, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये हुआ, इन्होंने प्रश्न ही यही पूछा आपसे कि 1937 से लेकर के 1950। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1950 आएगा, है ना, 1950 1950 में आएगा। यानी संयुक्त प्रांत जो उत्तर प्रदेश का नाम था उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो हम ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश जो है 1950 में, यानी 24 जनवरी को क्या हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ। और 24 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस की शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। तो ध्यान रखना है, वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा किया गया, ठीक है, 2017 में। तो इतना हमारा क्लियर हो गया था यहाँ तक। और साथ में हमने इसमें एक और 2 बिंदु और देखे थे हमने। उत्तर प्रदेश का जो पहली बार पुनर्गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? पुनर्गठन हुआ था। इसके साथ ही हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश का पहली बार जो विभाजन हुआ है वो कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश का पहली बार विभाजन हुआ, जिसमें क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के जो मतलब 13 पर्वतीय जिले थे उन्हें काट करके अलग कर दिया गया और उसकी जगह एक नया राज्य बना दिया गया, उत्तरांचल, जिसे वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? उत्तराखंड के नाम से। तो उत्तराखंड के नाम से जानते हैं तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा, मैंने इस प्रश्न का पूरा ऑपरेशन कर दिया, आप देख लीजिएगा। तो वर्ष 1937 से 1950 के मध्य तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो आप लगा सकते हैं किस नाम से जाना जाता? संयुक्त प्रांत के नाम से, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पर ऑप्शन में मिल भी रहा होगा 1937 से 1950। तो 1937 से 1950 के मध्य में क्या आ जाएगा दोस्तों? तो ये आ जाएगा संयुक्त प्रांत। क्लियर हुआ ना? नहीं, तो ये संयुक्त प्रांत क्या हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश का नामकरण हो जाएगा, राइट। तो यही मैंने आपको पढ़ाया था। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। हो सकता है पहले क्लास में ना क्लियर हो पाता हो, अब प्रश्नों के माध्यम से आप क्लियर करिएगा, ठीक। बाकी अपने नोट्स बनाइएगा, बहुत अच्छा है, सभी लोग अच्छे से कमेंट कर रहे हैं, सबको पता है, राइट, बहुत बढ़िया। अब लोग नेक्स्ट प्रश्न को हम लिखते हैं। अन्य देखो ये प्रश्न जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं, उत्तरा, तो उत्तरा तो कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ पर ये उत्तरा शब्द दिया, इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहना है ना, उत्तरा ये कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे उत्तर प्रांत या रामकृष्ण प्रदेश, ये सभी प्रांत क्या है? ऐसा कुछ भी नाम नहीं रहा है, धारणा, ये बस ऐसे ही लगा दिए गए। तो इनके संबंध में कुछ गड़बड़ भी नहीं दे सकते आपको हम, ठीक है। तो इनके बारे में इतना ही कर लेना है। सभी को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, ठीक ठीक, ओके। अब आगे बढ़िएगा दोस्तों, आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये दिया गया है, स्लाइड देखिएगा स्क्रीन पर। यानी कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर, कब
संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर, है ना, उत्तर प्रदेश किया गया? ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? दोस्तों बताओ इसका आंसर अब सभी लोग, सभी विद्यार्थी इसको आंसर बताइएगा। यानी कि जो प्रश्न आपके सामने दिया गया है इसका आंसर करना है आपको। शिवम यादव जी थोड़ा जल्दी कराओ, ठीक है, देखते हैं दोस्तों, चूंकि एनालिसिस करना जरूरी है, हम तो जल्दी करा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है जल्दी कराने में, ठीक है। आपका जो दूसरा टॉपिक है आज वो भी खत्म करा के तभी जाएंगे, ठीक है, 1 घंटे में आराम से खत्म होगा वो भी, ठीक, देखिएगा। तो दोस्तों देखिएगा, बहुत बढ़िया आपके आंसर आ रहे हैं, ठीक ठीक। ऑप्शन ए दे रहा है कोई व्यक्ति, कोई बी ऑप्शन कर रहा है। देखिएगा, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश का नाम किया गया, ये कब किया गया ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन नंबर क्या बी दे रहे हैं, कोई ऑप्शन ए भी दे रहे हैं, शिवम कुशवाहा ऑप्शन ए दे रहे हैं। ऑप्शन ए क्या 26 जनवरी को, 26 जनवरी, भाई 26 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी को भारत गणतंत्र हुआ था, है ना, गणतंत्र 26 जनवरी को। जबकि 24 जनवरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 जनवरी, तो 24 जनवरी जो है, 24 जनवरी को क्या हुआ, उत्तर प्रदेश जो है संयुक्त प्रांत से हटाकर क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का नाम जो है उत्तर प्रदेश कब पड़ा है? तो अभी अभी इससे पहले मैंने जस्ट बताया नहीं आपको ये सारी चीज़ें, इसी के हिसाब से पूछ रहा है वो प्रश्न। तो आप देख सकते हो ना, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा है, ये कब पड़ा है, 24 जनवरी को, ठीक है, उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। हाँ, 26 जनवरी को संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, और भारत जो है वो रिपब्लिक भी घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक, नेक्स्ट प्रश्न करो। देखो अब देखो ये प्रश्न पूछा गया है, मैंने आपको ये सारी चीज़ बताई हुई है इस प्रश्न के संबंध में भी, बताइए सभी लोग इसका आंसर। प्रश्न क्या है देखिएगा, 82.5 ईस्ट, है ना, 82.5 ईस्ट, जिसे भारत का मानक मेरिडियन, है ना, यानी मानक समय रेखा के रूप में चुना गया है, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर के ये गुजरती है, ये पूछ रहा है आपसे, बताइए आंसर इसका, सही विद्यार्थी इसका आंसर बताइएगा। आशीष यादव, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आशीष यादव जी। सत्येंद्र कुमार सी ऑप्शन दे रहे हैं, शिवम कुशवाहा सी ऑप्शन दे रहे हैं, ओके, बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, अगर थोड़ा मैप में नज़र डालेंगे तो जो भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री, है ना, कितनी हो जाएगी, 82.5 डिग्री है, ठीक है। और 82.5 डिग्री क्या है, पूर्वी देशांतर, क्या है दोस्तों, पूर्वी देशांतर है। और ये पूर्वी देशांतर जो है वो कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद, यानी वर्तमान में प्रयागराज हो गया है, तो हम इसे प्रयागराज ही कहेंगे। तो प्रयागराज, चूँकि वहाँ पर तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, इलाहाबाद दिया गया, तो वही लगाना है। तो प्रयागराज मंडल के अंतर्गत क्या है, मिर्ज़ापुर जिला है, और इस मिर्ज़ापुर जिले में क्या एक जगह है नैनी, तो नैनी से होकर क्या गुजरती है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। तो इस आधार पर, क्योंकि इसमें ऑप्शन नैनी दिया नहीं है, आजमगढ़ ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है, कानपुर ऑप्शन होगा नहीं, और हमीरपुर ऑप्शन होगा नहीं, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा दोस्तों, इलाहाबाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलाहाबाद। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी उत्तर प्रदेश में पूछा गया है, जेल बॉर्डर वाली पुलिस में, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कितने जिलों से होकर गुजरती है, 7 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक। देखो मतलब राज्यों के हिसाब से आपको ध्यान रखना कितने राज्यों से गुजरती है, तो राज्य कितने हो जाएंगे, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। जिले आपको याद नहीं करने, बस राज्य याद कर लीजिएगा। अब देखो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या दिया गया देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश, है ना, भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है ना, कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, ये प्रश्न पूछ रहा है, बताइए दोस्तों इसका आंसर, सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइएगा।
कौन सा ऐसा राज्य है, मतलब कौन सा ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है दोस्तों? ऑप्शन सी दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, सभी को पता होना चाहिए, नेपाल है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपाल। चाइना से सीमा लगती है? नहीं लगती है। चाइना से सीमा पहले लगती थी। कब लगती थी? 9 नवंबर 2000 से पहले उत्तर प्रदेश की सीमा चाइना से लगती थी, जो कि तिब्बत वाला जो एरिया था उससे। लेकिन जब से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, उसके बाद में केवल उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो केवल नेपाल से लगती है। कितना किलोमीटर लगती है दोस्तों? तो 579 किलोमीटर लगती है। ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से सीमा लगाते हैं? तो 7 जिले नेपाल से सीमा लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और 7 जिले ये कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको क्रमानुसार बताया था, बताइएगा आप मैप के अकॉर्डिंग। तो मैंने एक इंडेक्स बनाया था इस तरह से। तो एक पहले क्या था? पीलीभीत था, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। ठीक है, ये सभी जिले एक बार में आपको याद होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, एकदम खटाखट, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप प्रथम वीडियो देखिएगा, फिर सेकंड वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये आज का वीडियो हमारा थर्ड है। इस आधार पर ध्यान रखना, ये हो जाएगा। ठीक है, नेपाल से सबसे पूर्वी सीमा लगाने वाला जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो महाराजगंज हो जाएगा। जबकि सबसे पश्चिमी सीमा लगाने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? पीलीभीत हो जाएगा। ये सब हमने आपको बताए हुए शुरुआत में क्लास में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन 16 का जो आंसर है दोस्तों, मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यानी सी हो जाएगा। अब 17 का बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? क्या पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल से लगती है ना? किसकी सीमा नेपाल से लगती है, ये पूछ रहा है दोस्तों, बताइए। यानी कि किसकी सीमा लगती है। अब इसमें क्या है कि एक जो जिला है वो दे दिया है इन्होंने कि सीमा लगती है, और एक दे दिया है इन्होंने, मतलब 3 ऑप्शन दे दिए हैं जिनकी सीमा नहीं लगती है। तो आप देखो, आपको लर्न होने चाहिए पूरे नेपाल वाले सीमा वाले कौन कौन से मतलब जिले हैं। तो मैंने बताया, भी रिपीट भी कर रहा हूँ आपके सामने। यानी पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है ना, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, इधर सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। यानी ये सब लोग लगा रहे हैं सीमा। जबकि हम बात करें, इनमें से गोरखपुर जो है सीमा नहीं लगाता है दोस्तों, है ना। उत्तर प्रदेश का जिला गोरखपुर जो है वो नेपाल से सीमा नहीं लगाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा। महाराजगंज, देखो महाराजगंज जो है सबसे पूर्वी, मतलब सबसे पूर्व में सीमा लगाने वाला जिला है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। बलिया जो है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, जो कि बिहार के साथ सीमा साझा करता है, ये बताया था आपको। और बस्ती जो है वो देखो, श्रावस्ती जो है वो ऊपर पड़ जाता है, बस्ती नीचे पड़ता है थोड़ा सा, तो बस्ती भी क्या है, सीमा नहीं लगाता है, ध्यान रखिए ये। और ना ये सीमा लगा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है वो राइट माना जाएगा इसमें। ठीक, बहुत बढ़िया दोस्तों। ठीक है, आगे देखिएगा, महाराजगंज। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, मैं समझ गया आपका। मुझे थोड़ा कमेंट का पढ़ने का भी आदत नहीं है, धीरे धीरे सीख जाऊंगा मैं सारी चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि लेट चलता है थोड़ा कमेंट, तो धीरे धीरे करके वो समझ में आ जाएगा, तो आप समझ लिया करेंगे सारी चीज़ें। बहुत बढ़िया। आप लोग सी क्या लगा रहे हो? ऑप्शन बी लगाना है इसमें, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, आगे देखिएगा दोस्तों, इन प्रश्नों को लगाइए, 3 प्रश्नों को इनको, उसके बाद हम लोग क्लास को प्रारंभ करेंगे, जो आज का टॉपिक है उसको। तो देखिएगा दोस्तों, देखो क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र से सीमा लगाता है या बुंदेलखंड का हिस्सा है, ये पूछ रहा है आपसे। उत्तर प्रदेश का, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है, ये पूछ रहा है आपसे, बताइएगा। तो बुंदेलखंड आप लोग जानते हैं, अभी बताऊंगा मैं आपको बुंदेलखंड के बारे में भी। झांसी वाला जो एरिया है बुंदेलखंड में आएगा, राइट, आ जाएगा। तो आप देखिएगा, तो देखो चंदौली जो है आपको पता होना चाहिए बिहार के साथ सीमा साझा करता है, औरैया ये बीच में पड़ता है। एटा जो है आपको पता है, एटा किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता है ना, किसी भी राज्य के साथ एटा सीमा साझा नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन महोबा जो है दोस्तों वो सीमा साझा करता है। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए दोस्तों? जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ ये उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का ये दक्षिणी भाग हम मान ले रहे हैं इस तरफ। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? 11 जिले सीमा साझा करते हैं। वो 11 कौन कौन से हैं, एक बार रिकॉल कर लीजिएगा उनको। उसी में से एक जिला कौन सा, महोबा है, वो हमको मालूम पड़ जाएगा। तो बताइए, 1 नंबर क्या हो जाए? आगरा है, 2 नंबर इटावा है, 3 नंबर जालौन है, 4 नंबर झांसी है, 5 नंबर ललितपुर है, 6 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो महोबा हो जाएगा। 6 नंबर क्या, महोबा है,
7 नंबर बांदा है, 8 नंबर चित्रकूट है। अगर हम बात करें दोस्तों 9 नंबर की, तो 9 नंबर क्या प्रयागराज है। 10 नंबर क्या हो जाएगा मिर्ज़ापुर है। और 11 नंबर क्या हो जाएगा सोनभद्र, है ना। 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। एक बार आप अपने दिमाग से मेमोराइज करवाइएगा क्या ये सही है कि गलत है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्रमानुसार हमारा ये बन जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन सी क्या है इसमें राइट माना जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है। ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। तो 19 क्वेश्चन को देखिएगा, 19 का सी आपको आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया दोस्तों। देख रहे हैं मतलब यही प्रश्न फिर दोबारा से रिपीट कर दिया उन्होंने, लेकिन ये जो है ना अलग एग्जाम में पूछा गया, ये अलग पूछा गया है ना। शिफ्ट के हिसाब से देखा जाए अलग अलग है दोनों। तो आप देखिएगा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। बुंदेलखंड फिर आ गया, मतलब झांसी वाला एरिया हो जाएगा ना, बुंदेलखंड से संबंधित। तो दोस्तों देखिएगा कौन सा हो जाएगा। फतेहपुर देखो नहीं होगा, जौनपुर आपने नहीं पढ़ा था, देखो महुआ ही फिर पूछ लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। श्रावस्ती जो क्या है नेपाल से सीमा साझा करता है, तो ये उत्तर में पड़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका भी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी 18 का और 19 का दोनों का क्या आंसर सेम ही है, ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग दे भी रहे हैं कि सर 19 का सी है, बहुत बढ़िया, ठीक है। 20 का भी आंसर देने लग गए हैं कुछ विद्यार्थी। तो 20 का जो आंसर है वो क्या है दोस्तों, बहुत बढ़िया, यानी 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो है क्या है पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब देखा जाए तो वो कितना प्रतिशत है, मतलब भारत का कितना प्रतिशत रहता है वो पूछना चाह रहा है आपसे। तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का कितना है 7.33% है, 7.33%। तो इसमें दोस्तों जो भी आंसर दिया गया, ऑप्शन कौन सा दिया है दोस्तों, देखो 13.5 है, यानी कि ये तो कट ही जाएगा, यानी ये तो नहीं होने वाला है ना। तो आपको ध्यान रखना ये नहीं होने वाला है, ऑप्शन जो ए है वो नहीं होगा, गलत है। और देखो ये तो नहीं होने वाला है, इसका मतलब ये हो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा इसमें राइट माना जाएगा। तो ऑप्शन डी है। तो आपकी तैयारी जो है आप देख सकते हो, खुद मूल्यांकन कर सकते हो। यदि आपके ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लगभग इसमें 10 क्वेश्चन थे, 10 में से 10 आपके सही गए हैं, तो आप बहुत बेहतरीन विद्यार्थी बन गए हो। आपका कोई दिक्कत नहीं आने वाला, यहाँ से आप बहुत अच्छे से कर पाओगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो तो आज का जो टॉपिक है हमारा, जो आज हमें पढ़ना है वो है उत्तर प्रदेश का भौतिक का क्या है, सामान्य परिचय है। उत्तर प्रदेश के भौतिक जो भी परिप्रेक्ष्य में जो सामान्य परिचय दिया गया उसके संबंध में हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, तो समझ लीजिएगा इसको भौतिक परिचय के अंतर्गत। तो दोस्तों देखिएगा, देखो तो भौतिक परिचय को समझते हैं। उत्तर प्रदेश का भौतिक परिचय डाल लीजिए हेडिंग आप। सभी लोग नोट्स बनाना चाहें नोट्स बना लीजिएगा। अब यहाँ से क्लास हम आरंभ करते हैं, जो हमारी क्लास आज की क्लास है वो, ठीक है। तो देखो उत्तर प्रदेश का भौतिक परिचय, आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो क्या है, भौतिक परिचय है। यूपी का भौतिक परिचय, ठीक है। आ जाइएगा सभी लोग। देखो तो हम भौतिक परिचय में थोड़ा समझते हैं। उत्तर प्रदेश का भौतिक परिचय यदि आप देखोगे तो मैं शुरुआत में कुछ शब्दावली आपको बता चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश का भौतिक परिचय यदि हम देखेंगे दोस्तों, तो जो उत्तर प्रदेश है वो किसका अंग है। एक तो आपको ये देखना है उत्तर प्रदेश किसका अंग है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, इस प्यारे भारत के अंतर्गत यदि हम देखें तो हमारा जो प्यारा उत्तर प्रदेश है वो किस तरफ है, तो आप देख सकते हो उत्तर पश्चिम की ओर है ना। ये है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो निर्माण है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये जो स्थिति है इसका नाम है गोंडवाना लैंड। क्या है, गोंडवाना लैंड। ये भूभाग कौन सा गोंडवाना लैंड का है, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो गोंडवाना लैंड है। ऊपर दोस्तों क्या, ये ऊपर हिमालय वाला एरिया है जिसे कहते हैं हम अंगारा लैंड। क्या कहते हैं, अंगारा लैंड। और इसके बीच में जो स्थिति है उसका नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश है। ये क्या है, उत्तर प्रदेश, हमें इसे समझना है। तो इसके हिसाब से देखें तो भौतिक परिचय में यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश जो है वो किसका मतलब हिस्सा है, तो मैं शुरुआत में बताया हुआ, अभी फिर कर लेना आपको। तो ये गोंडवाना लैंड का भूभाग है, गोंडवाना
लैंड का क्या है, भूभाग है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और इसका जो निर्माण है दोस्तों, इसका निर्माण विन्यन विन्यन क्रम की सेलों के द्वारा हुआ है। सेलों का मतलब होता है चट्टानें, तो विन्यन क्रम की चट्टानों के द्वारा हुआ है। ठीक, ध्यान रखना है। और इसका निर्माण जो हुआ है वो कब हुआ है दोस्तों, तो प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग में क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश का है ना मतलब निर्माण हुआ है इस भूमि का। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे दोस्तों बात करते हैं। अब कमेंट नहीं करिए कोई भी, अब सीधे फोकस रखो पढ़ाई पर। कोई भी डाउट हुआ करे तो कमेंट करिएगा ना, बाकी आप सीधे फोकस रखो। हम सीधे सीधे क्या करते हैं, टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक, देखिएगा। तो इतनी कहानी क्या है, भौतिक विभाजन के संबंध में आपको ध्यान रखना, भौतिक परिचय के संबंध में। अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भूभाग है। इसका निर्माण जो है विन्यन क्रम की सेलों के द्वारा हुआ है। और इसका निर्माण कब हुआ है, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। और साथ ही दोस्तों देखा जाए तो जो गोंडवाना लैंड है वो किसका हिस्सा है, तो प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय जो भारत है उसका क्या है, ये हिस्सा है, आपको ध्यान रखना है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे सामने उत्तर प्रदेश के यहाँ पर हम जो स्टडी करने वाले हैं वो हम 16 समझते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो भौतिक परिचय है, अगर उत्तर प्रदेश का भौतिक स्थिति हमें देखनी है तो इसे हम 3 भागों में बांटेंगे। अध्ययन की सरलता है तो कितने भागों में बांटेंगे दोस्तों, 3 भागों में। तो 3 भागों में इसे बांट लीजिएगा। अब मैं उत्तर प्रदेश का ही मैप ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखो ये हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ लगा दिया मैंने आपको। अब इसको समझिएगा। देखो, इसे हम 3 भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। 3 भाग कौन कौन से हो जाएंगे, तो क्रमानुसार आप दे देखिएगा। तो एक भाग तो आपका हो जाएगा तराई, तराई प्रदेश। इसमें साथ में लगाना भाबर व तराई प्रदेश। तो भाबर शब्द इसी में लगा लीजिएगा। भाबर व तराई प्रदेश। तराई प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, एक भाग तो ये हो जाएगा, 1 नंबर पर हम बांट लेंगे इसको। दूसरा दोस्तों हम कह सकते हैं तो गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। और तीसरा दोस्तों इसमें हम हेडिंग बना सकते हैं जो दक्षिण भारत में, देखो ये वाला जो स्थिति दिखती है, ये वाला हम ये बता सकते हैं। तो पठारी जो एरिया है वो बना सकते हैं यहाँ पर। तो लिख सकते हैं हम दक्षिण का पठारी क्षेत्र या प्रदेश, दक्षिण का पठारी प्रदेश या क्षेत्र, जो भी नाम देना चाहो वो दे सकते हो, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 3 भागों में इसे बांट करके क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश का जो भौतिक परिचय है वो देखेंगे, या भौतिक विभाजन हम देख लेंगे। ठीक है, इन 3 भागों में। तो दोस्तों देखिएगा आगे, हम लोग आगे बात करते हैं जो भाबर व तराई प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश के, है ना, इनको पहले समझते हैं। फिर समझते हैं गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, फिर पढ़ते हैं दक्षिण का पठारी प्रदेश। ठीक है, इसको आपको देख लेना। तो एक बार मैपिंग कर लीजिएगा, फिर इनके बारे में जो कंटेंट है मैं आपको देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैपिंग में एक बार पूरी तरह समझ लीजिएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों देखिएगा, देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके अंतर्गत, इस बना ले रहे हैं इसको। तो समझो, देखो ये कहाँ कहाँ पर है, इनको शो हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं मैप पर। एक मैं ब्लैक में भी बना के समझाऊंगा आपको, एक अभी फिलहाल इस मैप पर समझ लीजिए आप, जिलों के हिसाब से समझ में आ जाएगा आपको। फिर आगे का एक ब्लैंक में बना करके एक बार पुनः समझा देंगे, जिसको आपको बना लेना है अपने नोट्स पर। उसके बाद जितनी भी जानकारी है उन नोट्स पर फिर क्या करना है, लिख लेना है। तो देखिएगा दोस्तों, देखो ये वाली जो स्थिति है, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ ये वाली स्थिति, ये पूरी स्थिति दोस्तों यही है भाबर व तराई प्रदेश। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, उत्तर प्रदेश के जो ऊपरी इलाका है, जो नेपाल से सीमा लगाता है उत्तर प्रदेश, और जो उत्तराखंड से सीमा लगाता है। तो दोस्तों जो ये मैं रेड कलर का दिखा रहा हूँ आपको, यही जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को हम कहते हैं दोस्तों भाबर और तराई प्रदेश। उत्तर प्रदेश का भाबर और तराई प्रदेश का जो लोकेशन है वो आप कहाँ लोकेट कर सकते हो दोस्तों इसको,
तो ये आप लोकेट कर सकते हो ये वाली स्थिति में, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। लेकिन दोस्तों बात किया जाए उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण का पठारी प्रदेश है वो कहाँ पर है, तो दक्षिण का पठारी प्रदेश दोस्तों वो यहाँ से हम लोकेट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है दोस्तों, तो ये पूरा हो जाएगा दक्षिण का पठारी प्रदेश, ठीक है। इसे आप लोकेट कर सकते हो इस आधार पर। जिस तरह से मैं फिल कर रहा हूँ ऐसे ही आपको ब्लैंक में फिल करना है और बना लेना इस तरह से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दक्षिण का पठारी प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश का वो बन जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिण का पठारी प्रदेश। क्लियर हुआ, दक्षिण का पठारी प्रदेश हो जाएगा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों दक्षिण का पठारी प्रदेश। ये क्या है, दक्षिण का पठारी प्रदेश हो जाएगा। अब जो शेष बचा हुआ है दोस्तों, ये जो शेष बचा हुआ है इसे हम जो नाम देंगे इसे मैं अलग कलर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। इस क्षेत्र को दोस्तों जो बचा हुआ क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम जो नाम देने वाले हैं वो नाम देने वाले हैं गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, इसको आप क्या नाम देने वाले हैं, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र कौन सा है, तो आपको धारणा ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र हो जाएगा, ठीक। आपको मैप में ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, आप एक बार अच्छी तरह से परिचित हो जाइए इससे, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, ठीक। अब इसी में क्या करना है, देखो यहाँ पर जो भी लोकेटेड है वो आपके सामने दिख रही हैं सारी चीज़ें, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको हटा के देखूँ तो ये वाला जो इलाका है, ठीक है ना, अब पूरा नहीं हट रहा, कोई दिक्कत नहीं, देखो ये वाला हट जाएगा, इसे देख ले रहे हैं। ये वाला जो इलाका जो मैं हटा के दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा जब मैप ही पूरा हट रहा है, देखो ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं क्या, जैसे हटा के देखें, अब जो जिले तुम्हें दिख रहे हैं यहाँ पर आप देखिएगा एक बार, लोकेट जो भी दिखा रहे हैं आपको ये वाला, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, यही एरिया जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दक्षिण का पठारी प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आ जाएगा। जो ऊपर का ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है दोस्तों, ये वाला एरिया, अब इसमें क्या है, ये पेन अलग अलग हो गया है तो रेड कलर का जो दिखाया गया है ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा भाबर व तराई प्रदेश, ठीक है, भाबर व तराई प्रदेश, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों भाबर और तराई प्रदेश जो है ना इसको भी तुम दो भागों में डिवाइड करोगे, क्योंकि भाबर तराई दोनों को हमें अलग अलग अध्ययन करना है, उसके हिसाब से हमें देखना है। तो भाबर और तराई प्रदेश में यदि हम बात करें तो जो 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 दोस्तों तराई प्रदेश है और भाबर प्रदेश है, तो जो भाबर प्रदेश है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऊपर ही पड़ जाता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो भाबर जो प्रदेश है वो क्या हो जाएगा, ऊपर ही पड़ जाएगा, तो इसे आप देख लेना है। यानी कि हम बात करें भाबर प्रदेश को लोकेटेड करें तो भाबर प्रदेश जो है वो ये वाला एरिया बन जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान, जो मैं आपको वाइट कलर का दिखा रहा हूँ ड्रॉ करके, ये एरिया है। हालांकि इसका संपूर्ण जो भी विस्तार है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक विस्तार है इनका, यानी कि दोनों के हिसाब से हम लोकेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सहारनपुर से कुशीनगर तक। तो इनके बारे में जो भी विशेषताएं हैं दोस्तों, अब वो विशेषताएं आप ड्रॉ करिएगा अलग अलग करके। मैंने आपको लोकेशन बता दी आपको अच्छी तरीके से, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, राइट। और कोई समस्या तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। सुरजीत कुमार, बहुत बढ़िया दोस्तों, राधे राधे सभी को। शिवम कुशवाहा, राधे राधे, ठीक है सभी को, ठीक है। देखो कमेंट में क्या है कि फिर दिमाग भटक जाता है, चीज़ें हम सही तरह से डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो हम चाह रहे हैं पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको अच्छी तरीके से क्या है एक बार समझ लेते हैं पूरे कंटेंट को, जिससे हमारी कोई जो भी क्लास है वो रन हो जाए। क्लास के शुरुआत में कमेंट को पढ़ लिया करेंगे और क्लास के लास्ट में पढ़ लिया करेंगे, तो एक समय निश्चित कर लिया करेंगे। और धीरे धीरे हमको भी अनुभव हो रहा है कैमरे का, जो कैमरा फेस करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि लाइव क्लास चल रही है तो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, है ना। कोई मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ अच्छी तरह से आपके सामने प्रस्तुत हो पाएँ, ये सारी चीज़ देखनी होती हैं। तो दोस्तों देखो हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। देखो इतना क्लियर हुआ हमारा, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इनके बारे में जो भी विशेषताएं वो आप करिएगा एक बार, सभी लोग नोट करिए, अलग अलग तरीके से मैं नया स्लाइड ले रहा हूँ, उसमें बताना है आपको, ठीक है, करिएगा। देखो तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा। मैंने आपको ये लोकेशन तो पूरा बता ही दिया है अच्छी तरीके से। तो पहला हमारे सामने जो हेडिंग मैंने आपको बताया था वो हेडिंग था भाबर व तराई, है ना, भाबर व तराई क्षेत्र,
भाबर व तराई क्षेत्र हमने हेड डलवाया था आपको, ठीक है। अब भाबर और तराई क्षेत्र के अंतर्गत जो भी विशेषताएं दोस्तों, अब उसको नोट डाउन करना है आपको। भाबर और तराई क्षेत्र के अंतर्गत जो विशेषताएं बनेगी, ठीक, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप समझिएगा। देखो, तो सबसे पहले दोस्तों भाबर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपको बिंदु ये लिखना है कि भाबर जो क्षेत्र है इसका जो विस्तार है दोस्तों, मैं ओवरऑल विस्तार तुम देखोगे तो ओवरऑल आपको ध्यान रखना है, सहारनपुर जो जिला है, सहारनपुर जिला है, वहां से कुशीनगर तक, कुशीनगर तक क्या है इनका विस्तार है, ध्यान रखना है। यानी अब इसके बीच में जो भी जिले आएंगे वो सब आ जाएंगे। जैसे नेपाल से सीमा लगाने वाले सभी जिले आ जाएंगे और उत्तराखंड से सीमा लगाने वाले सभी जिले आ जाएंगे। जो हमने शुरुआत में अध्ययन कर लिया है ये आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा। तो हम वही कहना चाह रहे हैं, लेकिन अब पर्टिकुलर जब इसको अध्ययन करेंगे दोस्तों तो फिर इनका लोकेशन चेंज हो जाता है थोड़ा सा, खास करके भाबर प्रदेश का जो लोकेशन है वो चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा, जो भाबर जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत तुम देखो तो भाबर का जो विस्तार है दोस्तों, तो ये जो है ना सहारनपुर से लेकर के, सहारनपुर से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, लखीमपुर खीरी तक है। लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी मतलब लखीमपुर खीरी में थोड़ा सा एंट्री कर जाता है ये। इसका एक्चुअल में विस्तार तो पीलीभीत तक ही रहता है, लेकिन कुछ किलोमीटर तक लखीमपुर में भी ये थोड़ा सा हो जाता है, इसलिए मैं लखीमपुर खीरी पूरा लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि जो भाबर प्रदेश है, इस भाबर प्रदेश का निर्माण किससे हुआ है। तो ध्यान रखना दोस्तों, भाबर प्रदेश का जो निर्माण है वो किससे हुआ है, तो ध्यान रखना यह निर्मित है किससे, कंकड़ पत्थर से। तो कंकड़ पत्थरों से निर्मित जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का वो कौन सा है दोस्तों, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा, ध्यान रखना है, भाबर प्रदेश। कंकड़ पत्थर से निर्मित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, भाबर प्रदेश हो जाएगा। यानी पथरीला जो क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस क्षेत्र में क्या है, नदियाँ जो होती हैं, नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। नदियाँ क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पूछेगा तुमसे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है, तो उत्तर प्रदेश का वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, तो वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों, तो वो क्षेत्र हो जाएगा कौन सा, भाबर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भाबर प्रदेश। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो क्षेत्र कंकड़ पत्थरों से निर्मित है, नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, तो यहाँ पर जो है भूमि वगैरह जो है वो कमी है, यानी कंकड़ पत्थरों से रहता है, तो यह जो है कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। तो पूछ सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है वो कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा नहीं है, तो भाबर प्रदेश जो है वो कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। ओके, इतना आपको कर लेना है, भाबर प्रदेश क्या है, कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। तो इतनी जानकारी जो है बस इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। भाबर प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी क्षेत्र है, जिसको हम देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा और मैं मैप में ही आपको समझाऊँ तो देखो, आपने देखा होगा यहाँ पर ये हमने जो वाइट कलर का दिखाया आपको, यहाँ पर ये वाला एरिया आप देख सकते हो, ये वाला यही भाबर प्रदेश है। यह क्या है, कंकड़ पत्थरों से निर्मित है, यहाँ नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, यहाँ कृषि नहीं होती है, ठीक है। ध्यान रखिए ये सारी चीज़ हो जाएंगी यहाँ पर। यानी कृषि के लिए उपयोगी क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो भाबर प्रदेश नहीं है। और भाबर प्रदेश आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला एरिया भाबर प्रदेश का ही है, ये हो जाएगा। अब भाबर प्रदेश जो है वो किस हिमालय के नीचे, प्रश्न पूछता है आपसे, भाबर प्रदेश किस हिमालय के नीचे है, तो आपको ध्यान रखना है ऊपर तो बृहद हिमालय है, उसके बाद लघु हिमालय है, उसके बाद शिवालिक हिमालय है। तो शिवालिक हिमालय के ठीक दक्षिण में दोस्तों, शिवालिक हिमालय के ठीक दक्षिण में कौन सा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका भाबर प्रदेश। क्या हो जाएगा, भाबर प्रदेश। यानी कि हम ये समझ सकते हैं यहाँ पर एक और बिंदु यहाँ पर लगा सकते हो आप कि भाबर प्रदेश का विस्तार सहारनपुर और लखीमपुर के बीच में तो है ही है, लेकिन अगर हम बात करें इसकी यह कि मतलब किन मतलब हिमालय के बीच में है, तो ध्यान रखना है, तो हम कह सकते हैं शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, और है ना तराई प्रदेश के मध्य में स्थित है, तराई प्रदेश के मध्य में, तराई प्रदेश के मध्य में स्थित जो क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, तो भाबर प्रदेश है। तो भाबर प्रदेश के बारे में इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है, राइट। अब दोस्तों आगे बात करते हैं तराई क्षेत्र की। किसकी बात करते हैं, तराई क्षेत्र की। तो तराई क्षेत्र की जो विशेषता है उसे कर लीजिए आप। इतना जो कंटेंट है या इतना जो बिंदु है, इतना आपको भाबर के बारे में ध्यान रखना है, इतने ही पूछे जाते हैं आपसे भाबर के बारे में, ठीक है ना दोस्तों। अब आगे बात करते हैं, आगे देखिएगा, इसके बाद तराई की बात करते हैं हम लोग, तराई के बारे में। तो तराई प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखना तराई प्रदेश जो है, यानी कि हम देखो मैप में ही आपको ड्रॉ किया शुरुआत में, तराई प्रदेश जो रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है
ये कंप्लीट, यानी कि भावर प्रदेश के ठीक दक्षिण में क्या है, तराई प्रदेश, यानी और गंगा यमुना के मैदान के उत्तर में क्या हो जाएगा, तराई प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम विस्तार देख सकते हैं कि ये कहाँ पर है तराई प्रदेश, तो उसे नोट कर लीजिएगा आप तराई प्रदेश के बारे में। तो तराई प्रदेश का विस्तार अगर देखें, विस्तार की बात किया जाए तो इसका विस्तार दोस्तों कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना तराई प्रदेश का जो विस्तार है वो सहारनपुर से ही स्टार्ट होगा, सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक, कुशीनगर तक क्या है इसका विस्तार है, ये आपको ध्यान रखना है, सहारनपुर से कुशीनगर तक। क्लियर, ये हो जाएगा। इसके अलावा बात किया जाए कि ये अवस्थित कहाँ पर है, जो मैंने लास्ट में ये बिंदु कराया है अवस्थित, ये अवस्थित कहाँ पर है, तो ध्यान रखना ये अवस्थित कहाँ पर है, तो भावर प्रदेश और गंगा यमुना के मैदान के मध्य में, गंगा यमुना के मैदान के मध्य में स्थित है, यमुना के मैदान के मध्य में स्थित है। इतना आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अवस्थिति कहाँ पर है इसकी, ये हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं इसका जो निर्माण है वो निर्माण कैसे हुआ है, यानी तराई प्रदेश का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो तराई प्रदेश का जो निर्माण है दोस्तों उसके बारे में यदि आप देखोगे तो इसका जो निर्माण है वो किससे हुआ है, तो दलदली मृदा से। किससे हुआ है, दलदली मृदा से इसका निर्माण हुआ है। दलदली मृदा से क्यों हुआ है, क्योंकि जो नदियाँ जो होती हैं दोस्तों, जो नदियाँ होती हैं वो पहली बार कहाँ दिखाई देती हैं, तो इसी में दिखाई देती हैं, ध्यान रखना है। तो नदियाँ जो दिखाई देती हैं पहली बार दिखाई देती हैं उत्तर प्रदेश के बिहार पर बता रहे हैं आपको, ये दिखाई देती हैं तो किस क्षेत्र में दिखाई देती हैं, तो तराई क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिखाई देती हैं, तराई क्षेत्र में दिखाई देती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी नदियाँ जो हैं पहली बार किस क्षेत्र में दिखाई देती हैं, तराई क्षेत्र में। ठीक, ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि जो मतलब ये जो मतलब क्षेत्र है, क्या ये कृषि के लिए उपयोगी क्षेत्र है, कृषि के लिए उपयोगी क्षेत्र है, ये बताइए। तराई का मतलब होता है वर्षा का अधिक होना, ध्यान रखना है। इसका मतलब यह है कि कृषि के लिए ये उपयोगी क्षेत्र है, यहाँ पर कृषि की जाती है, ध्यान रखिएगा। और कृषि जो किसकी की जाती है, तो दो फसलें यहाँ प्रमुख हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फसलों के हिसाब से। तो दो फसलें कौन कौन सी है, तो गन्ना की फसल जो है और धान की फसल जो है वो बड़े पैमाने पर क्या है दोस्तों इस एरिया में की जाती है, तराई प्रदेश में। ठीक है, और वर्षा के हिसाब से यदि हम देखें तो यहाँ वर्षा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा होती है दोस्तों वो कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर में। कहाँ होती है, गोरखपुर में। और जो गोरखपुर है दोस्तों वो अगर आप देखोगे सर्वाधिक वर्षा कहाँ हो रही है, गोरखपुर में। तो गोरखपुर जो है वो किस एरिया में आता है, तराई प्रदेश में। किस में आएगा, तराई प्रदेश में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, ये हो जाएगा। हालांकि पूर्वांचल के इर्द गिर्द भी आ जाता है, तो कुछ एरिया गोरखपुर का क्या है तराई में आ जाएगा, हम ऐसे लगा देंगे। तो हालांकि क्योंकि सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो इसलिए क्या तराई में हम रख देंगे इसको। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, बताइए। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है, ये आप आंसर करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसके बारे में और क्या विशेष हो सकता है उसको और समझ लीजिए तराई के बारे में। ठीक है, तो तराई के बारे में, ठीक है, तो गन्ना है, धान है, ये इतना कर लेना है। तो तराई के बारे में इतना काफ़ी हो जाएगा। और तराई शब्द से क्लियर लग रहा होगा आपको कि जो तराई शब्द है, जैसे कभी जब हमारा मकान बनता है तो मकान में जब प्लास्टर होता है तो प्लास्टर पर तराई करते हैं, तराई जो होती है। तो वो जब तराई करते हैं, तराई के नीचे जो पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे नीचे फर्श पर गिर जाता है पानी, उसी को हम क्या बोलते हैं, तराई कह देते हैं। कहते नहीं कहते तराई। तो वैसे ही क्या है, यहाँ पर वर्षा होती है, ऊपर हिमालय है तो पानी वापस गिरता है यहीं तलहटी में आकर के। और नदियाँ भी कहाँ पहली बार यहाँ दिखती हैं, तो दलदली इलाका बन जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो उस हिसाब से क्या है तराई हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। कुछ विद्यार्थी आंसर कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है, और कुछ कर रहे हैं आगरा में होती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, मथुरा है। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर में होती है। कहाँ होती है, गोरखपुर में। ठीक, ये हो जाएगा। तो तराई क्षेत्र के बारे में इतना आपको क्लियर रहेगा, इतना आपको कर लेना तराई के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब है गंगा यमुना का जो मैदानी एरिया है उसको पढ़ते हैं। गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। तो गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है दोस्तों, इसको और देख लीजिएगा। तो गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र का जो विस्तार है, मैं शुरुआत में आपको बता दिए हैं कि गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र का विस्तार जो है वो कहाँ पर है। तो देख सकते हो आप, जो भी तराई प्रदेश है
और जो दक्षिण भारत का यानी दक्षिण का पठारी प्रदेश है उसके मध्य में जो एरिया है वो क्या है, गंगा यमुना का तराई प्रदेश है। इसको हम 3 भागों में बांटेंगे दोस्तों। तीनों भागों के एक बार देख लीजिएगा मैप पर। यानी कि ये शुरुआती जो भाग होगा ये वाला भाग, ये वाला जो भाग होगा इसे हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे गंगा यमुना का ऊपरी मैदान। और ये जो एरिया है इसको क्या बोलेंगे, गंगा यमुना का मध्यवर्ती मैदान। और जो लास्ट वाला जो एरिया आपको दिख रहा है इसे बोलेंगे गंगा यमुना का निचला मैदान। क्या बोलेंगे दोस्तों, गंगा यमुना का निचला मैदान। तो 3 भागों में इसे हम बांटेंगे। ठीक, तो हम उसी को क्लियर कर लेते हैं। आगे देखिएगा, यानी गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है इसे हम 3 भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। इसमें और कोई विशेष ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना कर लेना है। कौन कौन सा हो जाएगा, तो गंगा यमुना का ऊपरी मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, और इसके साथ में हम देखें तो एक लग जाएगा हमारे सामने गंगा यमुना का, है ना, निचला मैदानी क्षेत्र। ये 3 भागों में इसे बांट लीजिएगा। ठीक, ये हो जाएगा। तो इतना आपको कर लेना है। अब गंगा यमुना का जो ये मैदानी क्षेत्र है दोस्तों, इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा हम क्या समझते हैं। इसका जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, तो ध्यान रखना है, इसका निर्माण हुआ काप मिट्टी से। किससे हुआ है, काप मिट्टी। काप मिट्टी से क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ है। अब काप मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है तो ये काप मिट्टी जो है ना 2 तरीके से यहाँ काम करती है, ध्यान रखिएगा। यानी कि बाढ़ द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है उसे हम काप मिट्टी कहते हैं, है ना, काप मिट्टी। तो काप मिट्टी जो है 2 तरीके से हो सकती है। अगर बाढ़ एकदम नवीन बाढ़ है, नवीन यानी कि एकदम बाढ़ आई हुई है। एक होती है पुरानी बाढ़, है ना। 2 तरह से बाढ़ हम देख सकते हैं। जो फ्लड होता है वो 2 तरीके से हो सकता है ना, एक पुराना यानी कि 1 साल पहले आई हो, एक हर साल आती रहती है, वो इस हिसाब से बन जाएगा। तो पुरानी, तो जो काप मिट्टी से जो निर्मित मैदान होते हैं जो नवीन होगा, नवीन, तो इसे बोलेंगे नवीन जलोढ़। इस काप मिट्टी का ही नाम क्या है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी है। क्या है, जलोढ़ मिट्टी। तो हम ये कह सकते हैं कि गंगा यमुना का जो मैदान है वह किस मिट्टी से निर्मित है, तो जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। और जो जलोढ़ मिट्टी है उसे ही बोलेंगे काप मिट्टी। तो यदि मैं बोलूँ आपसे नवीन जलोढ़, क्या बोले, नवीन जलोढ़, तो नवीन जलोढ़ मतलब क्या होती है, वो अधिक उपजाऊ होती है। तो नवीन जलोढ़ जो होती है, नवीन जलोढ़, इससे निर्मित जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, खादर क्षेत्र बोलते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, खादर क्षेत्र कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो खादर क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है, तो गंगा यमुना के मैदानी एरिया में खादर पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। या गंगा यमुना के दोआब वाला जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि पुरानी जलोढ़ से जो निर्मित क्षेत्र होता है, पुरानी जलोढ़ से जो निर्मित क्षेत्र होता है इसे बोलते हैं दोस्तों बांगर क्षेत्र। क्या कहते हैं, बांगर क्षेत्र कहते हैं। तो बांगर और खादर क्षेत्र दोनों के दोनों कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही है। और ये दोनों जो है जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। और भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो है वो कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसे ही काप मिट्टी कहते हैं। काप मिट्टी जो है यह कैसे आती है, तो नदियों के अवसादों के द्वारा क्या है, इसे लाया गया है, उसी से क्या है इसका निर्माण हुआ है। तो गंगा यमुना की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उन सभी नदियों के जो उसका पानी फ्लो हो रहा है उन पानियों में क्या हुआ है, मतलब क्या लाया गया है, अवसाद लाए गए हैं। उन अवसादों से इसका निर्माण हुआ है जिसे हम काप कहते हैं, काप। और हालांकि अब ये काप जो होता है वो 2 तरीके से हो सकता है। एक तो नवीन हो सकता है, नई बाढ़ आई हो अभी, जैसे अभी वर्तमान में बाढ़ आ जाए, उसके बाद जब वो पानी सूखता है उसके बाद क्या होता है, जो मिट्टी बनती है उसे ही बोलते हैं नवीन जलोढ़। और जब उसमें जैसे 1 साल बाद, 1 साल तक कोई बाढ़ नहीं आ रही है या उससे पहले तक कोई बाढ़ नहीं आई है, तो उसे क्या बोलेंगे, पुरानी जलोढ़ कह देंगे। तो पुरानी जलोढ़ से निर्मित जो क्षेत्र होता है वो बांगर क्षेत्र होता है, जबकि नवीन जलोढ़ से जो निर्मित क्षेत्र होता है वो खादर क्षेत्र होता है। इतना आपको कर लेना है, राइट। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है उसे हम 2 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं, एक तो खादर प्रदेश के नाम से, एक बांगर प्रदेश के नाम से। हालांकि इसका मैदानी क्षेत्र को अगर देखेंगे तो तरीके के हिसाब से कितना, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और निचली गंगा के मैदान के हिसाब से पढ़ेंगे। अब इन तीनों मैदानों के अंतर्गत आप देखोगे दोस्तों, तो आपको ये बताना है एटा जो है वो किस में आएगा, बताओ। गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में ऊपरी गंगा के मैदान में एटा आएगा, कि मध्यवर्ती गंगा के मैदान में एटा आएगा, या निचली गंगा के मैदान में एटा आएगा। ये आप कमेंट में आंसर बताओ, ठीक है। ये हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट हमने क्या देखा था इसी के अंतर्गत, तो आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट तीसरी हेडिंग हमने बनाई थी यहाँ पर, दक्षिण का पठारी, है ना, प्रदेश, दक्षिण का पठारी प्रदेश। तो मैं इसको यहीं मेंशन कर ले रहा हूँ। तो दक्षिण का पठारी प्रदेश जो है दोस्तों, ये जो है ना, यह किससे निर्मित है, दक्षिण का पठारी प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए किससे निर्मित है,
तो विंध्यन क्रम की शैलों के द्वारा, है ना। तो विंध्यन क्रम की जो शैलें हैं उनके द्वारा क्या है, विंध्यांचल पर्वत का लीजिए, विंध्यांचल पर्वत जो है, विंध्यांचल पर्वत या मालवा का पठार जो है, उससे निर्मित जो क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा, दक्षिण का पठारी प्रदेश हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का ये दक्षिणी भाग है। इसको भी दोस्तों दो भागों में बांटेंगे। दो भाग कौन कौन से हो जाते हैं वो देख लीजिएगा आप। इसका जो शुरुआती ये वाला भाग होगा, इस भाग को हम क्या नाम देंगे, तो इस वाले भाग को हम नाम देते हैं कौन सा, बुंदेलखंड का एरिया। कौन सा देंगे, ये बुंदेलखंड है, ठीक है, बुंदेलखंड। और जो ये वाला जो बचा हुआ एरिया, इधर ये बचा हुआ एरिया है, इसे बोलेंगे बघेलखंड। क्या बोलेंगे, बघेलखंड। मैं अलग से हेडिंग डाल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, देखो समझो। दक्षिण का पठारी प्रदेश आप पढ़ रहे हो, दक्षिण का पठारी प्रदेश जो कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है, ठीक। इसको हम दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। दो भाग कौन कौन से, एक तो बुंदेलखंड होता है, बुंदेलखंड, और एक दोस्तों होता है बघेलखंड, बघेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड है, एक बघेलखंड है। तो जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, ये झांसी जो रीजन है, वो झांसी रीजन जितना भी है वो सब बुंदेलखंड में आएगा। झांसी का मतलब जालौन, झांसी, ललितपुर, है ना, बांदा, महोबा, ये सभी किस में आ जाएंगे, बुंदेलखंड के अंतर्गत। और जबकि बघेलखंड की दोस्तों बात किया जाए तो बघेलखंड जो है वो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जो रीजन है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जो रीजन है उसके अंतर्गत आ जाएंगे। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र रीजन के अंतर्गत क्या आ जाएगा, बघेलखंड आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बात किया जाए जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड की क्या विशेषता है, तो ये मतलब पूरा दक्षिण का पठारी जो प्रदेश है इसकी क्या विशेषता है, तो आपको ध्यान रखना इसकी विशेषता ये है कि यह खनिज से निर्मित है। यानी उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्षेत्र जहाँ पर खनिज बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, और कहीं उपलब्ध नहीं। उत्तर प्रदेश में जो खनिज है वो इसी एरिया में उपलब्ध है, ध्यान रखिएगा। खनिजों के लिए क्या बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें बहुत सारे खनिज हैं, जैसे यूरेनियम है, सोना है, तांबा है ना, एस्बेस्टस है। ये सभी जो खनिज है वो कहाँ मिलते हैं, दक्षिण के पठारी प्रदेश के अंतर्गत ही मिलते हैं। जब आपको उत्तर प्रदेश के खनिज पढ़ाए जाएंगे तो आपको बताया भी जाएगा उस समय। तो विशेष रूप से अभी ये लोकेशन ध्यान रखना है। अभी फिलहाल आपको लोकेशन के संबंध में ही चर्चा कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो बुंदेलखंड का जो एरिया है वो क्या है, झांसी के रीजन वाला एरिया है। बुंदेलखंड के अंतर्गत आप देखेंगे तो कई सारी मैं जिले बता दिए आपको, ये हो जाएंगे। जबकि बघेलखंड की बात किया जाए दोस्तों तो बघेलखंड ये हो जाएगा। बुंदेलखंड में एक चीज़ लिख लेना, चिलास घास का मैदान। चिलास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो चिलास घास का मैदान जो है बुंदेलखंड में पाया जाता है। चिलास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है दोस्तों, बुंदेलखंड में, ठीक है। जबकि मैं बघेलखंड की बात किया जाए तो बघेलखंड के अंतर्गत आप नोट कर लीजिएगा, बघेलखंड जो है ना, यहाँ पर शंकुआकार टीले पाए जाते हैं। शंकुआकार मिट्टी के टीले अधिक मात्रा में, शंकुआकार मिट्टी के टीले जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी के टीले। तो वो दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, धारणा बघेलखंड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, बघेलखंड में, ठीक है। इतना कर लीजिएगा इसके अंतर्गत। दोस्तों आगे बात किया जाए तो और आगे का विशेष हो सकता है, और देख लीजिएगा इसके अंतर्गत। आप देखा जाए तो पूरे हम इसकी बात करते हैं दक्षिण का पठारी प्रदेश की। कंप्लीट अगर बात किया जाए तो दक्षिण के पठारी प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। तो वो देखिएगा आप, देखो क्या है इसके अंतर्गत। आप देखोगे तो यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि नदियों का टॉपिक में आगे आ रहा है तो पढ़ाऊंगा भी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इस बात की चर्चा कर ले रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं दोस्तों, तो कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं, तो धरा चंबल नदी है ना, चंबल है, और सिंधु नदी है, सिंध जिसे हम काली सिंध कहते हैं, सिंध नदी है, चंबल सिंध है, बेतवा नदी है, कैन नदी है, टॉन्स नदी है, और इसके साथ में हम बात करें तो सोन नदी है। तो दोस्तों ध्यान रखना, दक्षिण पठारी प्रदेश की प्रमुख नदियाँ जो हैं वो कौन सी है, कौन सी नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछेगा आपसे। तो ये सभी नदियाँ क्या हैं, इसके अतिरिक्त यदि कुछ ही पूछेगा तो वो नहीं मानी जाएंगी। मैं नदियों वाले टॉपिक में आपको डिटेल में पूरा बताऊंगा, तो वो आपको मिल जाएगा वहाँ पर, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर कर लेना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट, ये कर लेना है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। तो दक्षिण का पठारी प्रदेश के संबंध में इतनी चर्चा आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये हो जाएंगे, ठीक है। और ध्यान रखिए दक्षिण का पठारी प्रदेश जो है ना, ये कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर मोटे अनाजों की फसल की जाती है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये कैसा क्षेत्र है, कम वर्षा वाला क्षेत्र है, कम वर्षा यहाँ होती है, ध्यान रखिएगा। जबकि तराई प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, जबकि उत्तर
उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? क्षेत्र के हिसाब से पूछा हूं, जिले के हिसाब से नहीं। तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? दक्षिण का पठारी प्रदेश, इसमें ही कम वर्षा होती है। मैंने लोकेशन आपको बता ही दिया है, तो लोकेशन आप देख सकते हो यहाँ पर एक बार पुनः। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश के उत्तर में जो व्हाइट कलर से ये दर्शाया गया, ये वाला जो रीजन है, इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इस रीजन का नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम है, तो आपको ध्यान रखना, मैंने बताया था कौन सा था, भाबर प्रदेश था। क्या था? भाबर प्रदेश। और इसमें ही जो रेड कलर से दिखाई दिया रहा है, ये रेड वाला कौन सा है? तराई प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तराई प्रदेश। फिर उसके बाद में ये जो हमने कलर अलग दिया है, इस कलर में अगर देखा जाए तो कौन सा क्षेत्र था? तो आपको ध्यान रखना है, ये क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो ये क्षेत्र आपका हो जाएगा गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, जिसे हम 3 भागों में बांटते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान, राइट। उसके बाद में हम बात करें तो मध्यवर्ती गंगा का मैदान, उसके साथ में क्या हो जाएगा? निचली गंगा का मैदान। आपसे मैंने प्रश्न पूछा था कि एटा जो है वो किस रीजन के अंतर्गत है गंगा के मैदान के हिसाब से? तो दोस्तों ध्यान रखना है, ऊपरी गंगा मैदान के अंतर्गत आएगा। एटा मध्यवर्ती गंगा में नहीं आता है। आपको यहाँ पर चित्र लग रहा होगा, शायद हो सकता है एटा यहाँ आ जाएगा। नहीं, एटा जो आता है वो किस में आएगा? वो आएगा ऊपरी गंगा के मैदान में, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों मैंने नीचे आपको चर्चा किए थे, तो रेड कलर से जो नीचे दिखाया गया इसका नाम क्या है? तो दक्षिण का पठारी प्रदेश है। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो भाग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो एक भाग है कौन सा? बुंदेलखंड का एरिया, जो झांसी रीजन वाला है। और दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा भाग जो है वो क्या? बघेलखंड है, जो कि मिर्जापुर और सोनभद्र वाला रीजन है। इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, इतना आपको कर लेना है यहाँ तक। तो हमने इतना अभी आपको पढ़ा दिया है। आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न और यहाँ पर एक मिस हो रहा है, वो कर ले रहे हैं। नदियों के आधार पर यदि हम बात करें, नदियों के आधार पर उत्तर प्रदेश का जो सिस्टम है वो समझ लेते हैं। नदियों के आधार पर, ठीक है, तो नदियों के आधार पर उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिम में कौन सी नदी प्रवाहित होती है और उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्व में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बताओ। उत्तर प्रदेश के सबसे, जैसे मान लो ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी एरिया हो गया, ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी एरिया हो गया, राइट। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के इस तरफ जो नदी है वो कौन सी है, और मतलब पश्चिम की तरफ, और पूरब की तरफ दोस्तों कौन सी नदी है ये बताना है आपको। पश्चिम की तरफ और पूरब की तरफ बताइए दोस्तों। तो पश्चिम की तरफ आप बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना, पश्चिम की तरफ कौन सी नदी हो जाएगी? बताओ। यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी है। हालांकि आगे नदियों का टॉपिक मैं जस्ट लेके आ रहा हूँ, तब बताऊंगा आपको वहाँ पर सारी चीज़ें। तो यमुना नदी हो जाएगी। जबकि बात करें उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन सी नदी है, तो गंडक नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? गंडक नदी है। तो इनको दोनों को और ध्यान रखना है, ठीक। तो गंडक नदी उत्तर प्रदेश के पूर्व में प्रवाहित होती है, जबकि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के पश्चिम में प्रवाहित होती है ना इसका। और उत्तर में क्या है बताओ? उत्तर प्रदेश के भौतिक रीजन के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो उत्तर में क्या होगा बताओ? उत्तर प्रदेश के उत्तर में क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। उत्तर प्रदेश के उत्तर में तो आपको पता होना चाहिए क्या है? हिमालय रेंज है। क्या हो जाएगा? हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत को देखा जाए तो कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय हो जाएगा? शिवालिक हिमालय हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, शिवालिक हिमालय। बात किया जाए दोस्तों उत्तर प्रदेश के दक्षिण में, अगर बात करें सर दक्षिण में क्या है, तो आपको पता विंध्याचल पर्वत है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में क्या हो जाएगा? विंध्याचल पर्वत। मतलब उत्तर प्रदेश का तो दक्षिणी पठार जो क्षेत्र है उसके नीचे जो है, या दक्षिणी पठारी जो क्षेत्र होता है वह जो है वह किस पर्वत का हिस्सा है? तो ध्यान रखना विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है, जो कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत अवस्थित है। उसके हिसाब से हम यह बताना चाह रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आजकल प्रश्न यहाँ से भी बना सकता है। ये सभी भौतिक के अंतर्गत ही आता है। तो अभी तक हमने क्या किया है? उत्तर प्रदेश के भौतिक के संबंध में चर्चा किए थे, भौतिक परिचय। आप ये बताइएगा, इसमें कोई किसी विद्यार्थी को डाउट है तो बताइएगा, तो हम इसको पूरा करें सारी चीज़ों को। दी गई जानकारी जो है फिलहाल इतनी ही है इसमें भौतिक विभाजन के अंतर्गत तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे आप देखिएगा, है ना। इससे जुड़े हुए अगर कोई प्रश्न होंगे तो मैं कल की जो क्लास होगी उसमें इसे कवर अप कराऊंगा। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। तो कल का जो टॉपिक होगा, कल आपको तैयार रहना है। अगर आपको उत्तर प्रदेश की नदियाँ याद करनी है तो मैं प्रैक्टिकली आपको नदियाँ याद करवाऊंगा, एकदम में लिखवाऊंगा नहीं, पूरा पहले याद करिएगा मैप के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम जो भी उनका जो बिंदु होते हैं वो बिंदु इंपॉर्टेंट वो बाद में लिखवा देंगे। तो फिलहाल आपको क्या करना है, कल का जो हमारी चर्चा होगी वो उत्तर प्रदेश की नदियों पर होगी, और इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न होंगे वो उसी स्लैट में, उसी में लगवा दूंगा आपको, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी जो है ना, कल आप क्या करिएगा, इसको हम देख लेंगे, ठीक है, करा देंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सभी लोग फीडबैक दीजिए, अच्छी क्लास लगती है तो आप क्या करिएगा, कमेंट करके है ना प्रोत्साहन कीजिएगा, और बुरा लगता है तो बुरा कमेंट कीजिएगा, जो भी स्थिति है उसके हिसाब से दिखाइएगा, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। सभी विद्यार्थियों को
जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।